नमस्कार दोस्तों। मैं सुन रहे हैं आज की खौफनाक हॉरर स्टोरी जो आपको सीधा उस अंधेरे में ले जाएगी जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि छुपे हुए राज होती हैं। आज हम यह पूरी कहानी एक ही इंसान के नजरिए से यानी पॉइंट ऑफ व्यू में सुनेंगे। वो इंसान है ट्रक ड्राइवर राजू, जिसने उस रात बैतूल पी हाईवे पर कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक जीती जागती रात की दास्तान है जिससे दो लोग तो बचकर निकल आए, लेकिन वह सड़क आज भी किसी और का इंतजार कर रही है। तो बिना देरी किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रात के ऐसे सन्नाटे में जब घरों के बाहर की लाइटें भी थक कर अंधेरे में ढल जाती हैं, मैं अक्सर अपने ट्रक की चाबी हथेली में घुमाता रहता हूँ। वो पुरानी सी पित्तल की चाबी जिसका किनारा हल्का सा टूटा हुआ है, मेरे लिए किसी ताबीज की तरह है। मेरी बीवी कहती है कि मैं इस चाबी को अपनी औकात से ज्यादा मानता हूँ, लेकिन उसे क्या पता इस चाबी में मेरे पूरे घर का रोजगार छिपा है। मैं राजू मीणा, बचपन से गरीबी झेलता हुआ, सड़क की धूल खाता हुआ, लेकिन आज अपनी मेहनत से एक 22 व्हीलर ट्रक का मालिक लोन पर लिया है। ये बात छुपी हुई नहीं है। ईएमआई हर महीने गला दबाती है, लेकिन ट्रक की कमीनी गुर्राहट सुनकर ही दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे यह मशीन मेरी सांसों से जुड़ी हो। मेरे 3 बच्चे हैं, शिवानी, बिंदिया और रचित 26 साल का है, गुड़िया 7 साल की। दोनों को मेरी दाढ़ी पकड़कर खींचने की आदत है। जब भी सफर पर निकलने से पहले मैं अपना छोटा बैग उठाता हूँ, तीनों दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। रचित पूछता है, पापा इस बार कितने दिन लगेंगे? और मैं हर बार बिना सोचे बोल देता हूँ, 10 दिन, बस 10 दिन। चाहे सफर 1 महीने का हो, 20 दिन का हो, मैं हमेशा वही झूठ बोलता हूँ। बच्चे इंतजार करते हैं और मैं उनको इंतजार में कम रखना चाहता हूँ। बीवी सोनू मेरे नाश्ते के साथ थोड़ी सी चिंता हमेशा रख देती है। वह जानती है कि मैं लंबा हाईवे पकड़ रहा हूँ। वो हाईवे का नाम सुनती है तो एक पल के लिए उसकी आंखें अपने आप भीग जाती हैं। उसकी आंखों में एक डर बसता है जिसे वह बोलती नहीं, लेकिन मैं समझ लेता हूँ। फोन चार्ज रखना, वो कहती है, कहीं नेटवर्क गायब हो जाए तो जल्दी जल्दी कोशिश करना। वो ये नहीं कहती कि बैतूल घाट बदनाम है, कि वहां हादसे कम नहीं होते, कि वहां रात में कुछ अजीब चीजें सुनी जाती हैं। बस वह मेरी तरफ देखती रहती है जैसे मुझे आखिरी बार देख रही हो। आज हमारे ट्रक पर माल लोड है, अजमेर से नागपुर की तरफ ले जाना है। स्टील के कुछ पेड्स और मशीनों के पार्ट्स, वजन इतना कि ट्रक की रोड्स भी हल्की खींच जाती हैं। लेकिन यह माल अच्छा खासा भाड़ा दे रहा है। मेरी ईएमआई इसी महीने दब गई थी। यह लॉट मिला तो लगा जैसे भगवान ने हाथ रख दिया हो। रूट सिंपल था, कोटा, झालावाड़, अकलेरा, राजगढ़, ब्यावरा, भोपाल, बैतूल होते हुए नागपुर। बैतूल, यही हाईवे का वह हिस्सा है जो ड्राइवरों के बीच बदनाम है। मैं पहले भी इस रास्ते गया हूं, लेकिन शायद ही किसी ने पूरी रात का सफर अकेले करने की गलती की हो। आज माल रात में ही निकल आना था। कंपनी ने कहा था सुबह तक पहुंचाना है और मुझे भी पैसों की जरूरत थी। भैरू मेरा खलासी हमेशा की तरह साथ आ गया। 28 साल का लड़का, हंसमुख, लेकिन एनएच बैतूल हाईवे का नाम सुनते ही 2 मिनट के लिए चुप हो गया था। बोला कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक झिंझक थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की और लंबी सांस ली। बाहर की हवा में ठंड थी, लेकिन ट्रक की केबिन हमेशा से मेरा किला रहा है। अंदर आती ही एक जानी पहचानी महक, डीजल, ग्रीस, पुरानी सीटों की गंध दिल में अजीब शांति भर देती है। मेरे दस्तावेज सीट के पीछे पड़े थे। आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रिप स्लिप, कंपनी का लॉट बिल, सभी को मैं सफर से पहले 4 बार चेक करता हूँ, क्योंकि पुलिस चेक पोस्ट पर कोई कमी निकल आए तो पूरी रात की मेहनत पानी में चली जाती है। मैंने फाइल खोली, सब कुछ दोबारा चेक किया और फिर उसे सावधानी से बंद किया। भैरू बाहर से चढ़कर अंदर आया और बोला, भैया रूट क्लियर है, आगे कोटा तक ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में वह सामान्य छेड़खानी नहीं थी जो वह रोज करता है, जैसे इस रास्ते का नाम ही माहौल भारी कर देता है। मैंने बस सिर हिलाया और गियर में ट्रक डाल दिया। ट्रक जैसे ही सड़क की तरफ बढ़ा, घर की दिशा में मुड़कर एक बार देखा। वहां सोनू बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी और मुझे देखकर धीरे से हाथ हिलाया। मैं मुस्कुराया, लेकिन भीतर एक बोझ सा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे हम राजस्थान छोड़कर बाहर निकले, सड़क पर ट्रैफिक कम होता गया। बैतूल हाईवे की शुरुआत हमेशा सरल लगती है, चौड़ी सड़क, हल्की ढलान और दोनों तरफ पेड़। लेकिन जैसे ही हम बैतूल की तरफ मुड़ने लगे, हवा पहले से ठंडी महसूस होने लगी। भैरू ने खिड़की थोड़ी बंद कर ली। वह अक्सर रात में मजाक करता रहता है, गाने गाता है,
लेकिन आज केबिन में उसका चुप बैठना मुझे अजीब लगा। मैंने बात शुरू की, तू ऐसा क्यों चुप है? वह बोला, कुछ नहीं भैया, बस आज भोपाल से बैतूल का हाईवे थोड़ा भारी लग रहा है। मैंने हंसने की कोशिश की। सुनसान रोड में हर किसी को ऐसा लगता है, लेकिन अंदर कहीं मैं भी उतना ही असहज था जितना वह। घड़ी में 11:15 हो चुके थे। सड़क खाली थी, सिर्फ हमारा ट्रक और दूर दूर तक अंधेरा। हेडलाइट की पीली रोशनी उस काली सड़क पर पड़ती थी तो लगता था जैसे ट्रक बल्कि किसी गहरे कुएं में जा रहा हो। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे पीछे से झुक रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता कि पीछे की तरफ कोई बैठा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं करता शीशा घुमाने की। ड्राइवरों का एक नियम है, अगर एहसास हो कि पीछे कोई है तब भी पीछे मत देखो। धीरे धीरे हम बैतूल के पास पहुंच रहे थे। हवा की आवाज गहरी हो गई थी, जैसे किसी बड़े खाली कमरे में कोई फूंक मार रहा हो। भैरू ने कहा, भैया सुना है बैतूल घाट में रात को सड़क पर कोई दिखता है, अचानक जैसे आदमी, लेकिन पास जाओ तो गायब। मैंने कहा, कहानियां हैं, हाथ से ज्यादा होते हैं, इसीलिए लोग जोड़ तोड़ करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, मैं खुद भी पहली बार रात में इस हिस्से से जा रहा था और मन में एक अजीब सा डर था जो मैं स्वीकारने को तैयार नहीं था। जैसे ही नागपुर का बोर्ड दिखाई दिया, अचानक सड़क पर हल्की धुंध सी उतरने लगी। मौसम साफ था, लेकिन धुंध फिर भी रास्ता ढकने लगी। हेडलाइट बस 10 फीट आगे तक पहुंच पा रही थी। मैं थोड़ा धीमा हुआ। भैरू ने धीरे से कहा, भैया आज हवा में कुछ अलग है। मैं जवाब देने ही वाला था कि ट्रक की केबिन में अचानक एक ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए। मैंने ब्रेक नहीं मारा, बस हल्का सा झटका महसूस हुआ और फिर केबिन में वही शांति। भैरू ने कांपते हुए पूछा, खिड़की तो बंद है, हवा कहां से आई? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे गले में उस पल एक अजीब सा बोझ उतर आया था, जैसे हाईवे ने हमें रात का पहला इशारा दे दिया हो। यही बैतूल घाट की शुरुआत थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी। नागपुर का बोर्ड पीछे छूट चुका था, लेकिन जो ठंडा झोंका केबिन के अंदर आया था, वो जैसे सीटों में, हमारे कपड़ों में और मेरे हाथों में कहीं गहराई तक उतर गया था। मैं जितना उस पल को भूलने की कोशिश करता, उतना ही वह एहसास रीढ़ में झड़ता जाता। सड़क बिल्कुल खाली थी। ऐसा लगता था जैसे इस पूरी हाईवे पर सिर्फ हम ही दो लोग बचे हों, मैं और भैरू और हमारा ट्रक, जो अपने भारी इंजन की गरज के साथ इस रात के काले पेट में घुसता चला जा रहा था। मैंने अपनी हथेलियां स्टीयरिंग पर रगड़कर गर्म करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बाहर उतनी ठंडी नहीं थी जितनी केबिन के अंदर महसूस हो रही थी। जैसे वह झोंका किसी और जगह से आया हो, किसी ऐसी जगह से जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैंने भैरू की तरफ देखा। उसकी आंखें हेडलाइट की रोशनी में आधी खुली, आधी डरी हुई थी। वह अपने दोनों हाथों को रगड़ रहा था जैसे ठंड उसे भीतर से काट रही हो। भैया, उसने धीरे से कहा। मेरे कान में कुछ फुसफुस आया था, जैसे कोई बहुत पास से बोले। उसकी आवाज में वह थरथराहट साफ थी जिसे कोई लड़का छिपा नहीं सकता। मैंने हल्का सा झूठ बोला, थकान है भेरू, 8 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन मन के अंदर एक कठोर सच्चाई उठने लगी थी कि जो हमने सुना और महसूस किया, वो थकान नहीं थी। हम हाईवे के उस हिस्से में प्रवेश कर चुके थे जहां सड़क दोनों तरफ से पेड़ों की मोटी टहनियों से ढकी रहती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद सड़क पर झुककर हमें देख रहा हो। ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़, जिनकी जड़ों में मिट्टी भी थक कर बैठ गई है, उनके साए में गाड़ी चलाना एक अजीब तरह का दबाव देता है। ऐसा दबाव जैसे कोई आपकी गर्दन पर हाथ रखकर धीरे धीरे दबा रहा हो। मैं हॉर्न बजाने ही वाला था कि अचानक भैरू बोल पड़ा, भैया हॉर्न मत बजाना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, ड्राइवर लोग बोलते हैं कि कुछ जगहों पर हॉर्न बजाओ तो सामने से जवाब मिलता है और वह इंसान इंसान का नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैंने हंसने की कोशिश की, पर उस हंसी में दम नहीं था। केबिन में हमारी सांसों की भाप तक दिख रही थी। घड़ी में 12 बजे बज चुका था। आज चांद कहीं नहीं दिख रहा था। जंगल की घनी शाखाओं ने उसे पूरा निगल लिया था। हेडलाइट की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे बस कुछ कदमों तक ही मौजूद है। उसके बाद सब शून्य। हम बैतूल घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। यहां अचानक सड़क थोड़ी संकरी हो जाती है और पेड़ों का घेरा और ज्यादा घना। इस पूरे हिस्से में ड्राइवरों की कहानियां भरी पड़ी हैं। कभी कोई बूढ़ी औरत बैठी मिलती है, कभी कोई सफेद कपड़े में आकृति सड़क पर खड़ी होती है, कभी ट्रक के पीछे कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैंने खुद कभी कुछ नहीं देखा था, या शायद मैं देखने की हिम्मत नहीं करता था। ट्रक की हेडलाइट्स लंबी छाया डाल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क पर कुछ पड़ा हुआ है, किसी आदमी जैसा। दिल एकदम धक से हुआ।
मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया लेकिन ट्रक को पूरी तरह नहीं रोका, क्योंकि रात में सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकना खतरनाक होता है, चाहे इंसान हो या भ्रम। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा मैं ध्यान से देखने लगा। भैरू भी आगे झुक गया। कुछ सेकंड तक लगा कि यह सच में कोई आदमी है, किसी का शरीर। लेकिन जैसे ही हम 2 फीट दूर पहुंचे वह आकृति धुएं की तरह हवा में उठी और गायब हो गई। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। भैरू चिल्ला पड़ा, भैया ये आदमी नहीं था। ये तो जैसे उसकी आवाज कांप गई। मेरे गले में शब्द अटक गए। यह पहली बार था जब हाईवे ने मुझे सीधे आंख में देखकर अपना रूप दिखाया था, जिसे सतह पर कोई नहीं मानता, लेकिन अंदर से हर ड्राइवर जानता है। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। भैरू कुछ नहीं था। शायद धुआं, शायद झाड़ू, अखबार उड़कर आया होगा। लेकिन मैं खुद जानता था कि मेरी यह बातें सिर्फ उसके दिमाग को शांत करने के लिए थी। सच्चाई नहीं, वह चीज हवा में उठी थी। इंसान ऐसे गायब नहीं होते। सड़क अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। मोड़ पीछे एक के बाद एक आ रहे थे। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद थोड़ा सा बाईं तरफ धकेलने लगा। मैंने झट से उसे पकड़ा और सीधा किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से ट्रक को मोड़ने की कोशिश की हो। इंजन का शोर भी कुछ अलग सा हो गया था, जैसे भारीपन बढ़ गया हो। भैरू ने एकदम धीमी आवाज में पूछा, भैया यह ट्रक खुद क्यों खींच रहा है? मैंने कठोर आवाज में कहा, डर मत, सड़क ढलान में है। लेकिन यह भी झूठ ही था। सड़क बिल्कुल सीधी थी। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोयले की मोटी परत फैला दी हो। तारे भी नहीं दिख रहे थे। हवा में मिट्टी की गंध थी, लेकिन उसके नीचे किसी और चीज की गंध भी थी, जैसे पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की। मैंने खिड़की थोड़ी खोली। बाहर अजीब सन्नाटा था। दूर कहीं कोई जानवर भी नहीं हिल रहा था। जंगल में रात का ऐसा सन्नाटा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मानो पूरा इलाका हमें आते हुए देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। हम बैतूल घाटी में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही घाटी का पहला गहरा मोड़ आया, अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक पल के लिए डम हो गई। सिर्फ 1 सेकंड के लिए। पर वह 1 सेकंड ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। उस पल में मैंने महसूस किया कि हम इस सड़क पर अकेले नहीं हैं। कोई कुछ हमारे साथ चल रहा है। और अब बस सड़क नहीं रही, वह एक जीवित चीज लगने लगी थी। हेडलाइट जिस पल डम हुई, ऐसा लगा कि सड़क गायब हो गई, पेड़ गायब हो गए, यहां तक कि ट्रक का इंजन भी जैसे उस पल ठहर गया हो। सन्नाटा ऐसा था कि मेरी अपनी धड़कन की आवाज तक टूट कर सुनाई दे रही थी। फिर रोशनी लौट आई, लेकिन दिल से रोशनी जैसे कहीं और ही फंस गई थी। भैरू मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें इतनी बड़ी हुई थीं कि हेडलाइट की परछाई उनमें थरथरा रही थी। भैया यह नॉर्मल नहीं है, उसने फूंस सी आवाज में कहा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस हथेलियां स्टीयरिंग पर दबा दी। जैसे पकड़ कमजोर पड़ी तो पूरा ट्रक हाथ से निकल जाएगा। बैतूल घाटी के बीचों बीच हम गहरी ढलान में उतर रहे थे। यहाँ सड़क थोड़ी संकरी है और अंधेरा हमेशा से ज्यादा। पुराने ड्राइवर कहते हैं कि इस घाटी में जब रात पूरी तरह जाग जाती है, तब जंगल भी हमेशा से ज्यादा जिंदा महसूस होने लगता है। पेड़ों की शाखाएं हवा में नहीं हिलती, बल्कि ऐसा लगता है मानो वे खुद देखने के लिए आगे बढ़ रही हों। मैं इन बातों को पहले दंतकथा समझता था, लेकिन आज आज हाईवे मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था। वह अपना सच्चा चेहरा धीरे धीरे खोल रही थी। भैया, भैरू ने अचानक पूछा, आपको अभी सीट के नीचे कुछ हिला महसूस हुआ? मैं चौंक गया, क्योंकि सच यह था, मैंने कुछ महसूस किया था। ऐसा जैसे किसी ने नीचे से हाथ मारा हो। लेकिन ड्राइवर होने की जिम्मेदारी, डर से ऊपर का दिखावा, यह सब मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर देते थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, रोड में गड्ढा होगा। लेकिन सड़क गड्ढे वाली नहीं थी। यहाँ का टायर इतना स्मूथ है कि ट्रक के भारी टायर भी फिसलते नहीं। हम घाटी के बीच पहुंचे। यहां से वह लंबी चढ़ाई शुरू होती है जो नागपुर की तरफ जाती है। इंजन पर थोड़ा लोड बढ़ गया। आरपीएम भारी हुआ, पर मेरे मन का वजन उससे कहीं ज्यादा भारी था। अचानक जंगल की तरफ से टक 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई पत्थर फेंक कर ट्रक के साइड बॉडी पर मार रहा हो। पहला पत्थर मैंने नजरअंदाज किया, दूसरा मेरी नस उछली, तीसरा भैरू चीख पड़ा, भैया कोई फेंक रहा है। मैंने शीशा घुमाकर देखने की हिम्मत नहीं की। रात में साइड मिरर में जो दिख जाता है, उसका असर कई ड्राइवरों ने उम्र भर नहीं भुलाया। सड़क के इस हिस्से में पुराने ट्रक वालों का एक ही नियम है, सुना करो पर देखा मत करो। लेकिन भैरू की सांसें तेज हो गई थी। वह दोनों हाथों से खिड़की पकड़कर बाहर देखने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ झटके से खींचकर कहा, खिड़की मत खोलना, किसी भी हाल में नहीं। भैरू कांपते हुए बैठ गया। ट्रक तेज मोड़ पर पहुंचे ही थे कि अचानक फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार जैसे केबिन की छत पर किसी ने उंगलियां फिराई हों।
धीरे धीरे लंबी ठंडी उंगलियां, दिल जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। फिर एकदम खामोशी, इतनी कि लगता था हवा भी रुक गई। मैंने ब्रेक हल्के से दबाए और ट्रक की स्पीड 70 पर। आगे सड़क में कुछ हल्की सफेद आकृति झिलमिलाती सी दिखी। धुंध, कपड़ा, इंसान में पहचान नहीं पा रहा था। हेडलाइट जैसे उसे छू नहीं पा रही थी। भैरू फुसफुसाया, भैया, ये वही है ना? सड़क वाली। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी उस वहीं का नाम लेने की। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, वह आकृति और साफ होने लगी। लंबी, बहुत पतली, जैसे हड्डियों के ऊपर पुराना कपड़ा डाल दिया हो। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ सफेदी। और फिर बस 2 सेकंड पहले वह सड़क के बीच खड़ी थी। 2 सेकंड बाद वह पूरी तरह गायब। भैरू लगभग रो पड़ा। भैया, वो कैसे गायब हो गई? इंसान ऐसे हवा में कैसे उसका गला भर गया? मैं सन्न था, अंदर से टूट चुका था, लेकिन ड्राइवर के तौर पर बाहर से मजबूत दिखना ही मेरा कर्तव्य था। मैंने बस इतना बोला, गति ना बढ़ाना ना कम करना, बस पकड़ बनाए रखना। वह सहलाता रहा, लेकिन उसकी आंखें लगातार सड़क से हटकर दाएं बाएं घूम रही थीं, जैसे उसे डर था कि वह चीज किसी भी तरफ से फिर दिखाई दे सकती है। अब सड़क जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच चुकी थी। आसमान पूरी तरह काला। पेड़ों की शाखाएं लगभग सड़क के ऊपर झुककर झरोखा बना रही थीं। हेडलाइट्स उनकी टहनियों को छूती तो वे ऐसे हिलती जैसे कोई इंसान दरवाजे से बाहर झांक रहा हो। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ट्रक के ठीक पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई इंसान नंगे पैर डामर पर चल रहा हो। मैंने ना देखा, ना देखने की कोशिश की, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर आगे देखता रहा। लेकिन भैरू उससे नहीं रुका गया। उसने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उसका चेहरा इतना सफेद हो गया जैसे उसकी सारी खून की बूंदें किसी ने निकाल दी हो। उसने बेहद टूटे बिखरे हुए स्वर में कहा, भैया, कोई पीछे चल रहा है। मेरी सांस टूट गई। मैंने पूछा, मानव है? उसने गर्दन हिलाई। नहीं भैया, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। उसकी यह बात मेरे दिल में ढंस कर बैठ गई, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में कस लिया हो। ट्रक का इंजन उस समय बहुत भारी लग रहा था। आरपीएम बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड 30 से ऊपर नहीं चढ़ रही थी, जैसे ट्रक की पीठ पर कोई चढ़कर वजन बढ़ा रहा हो। मैंने बिना आवाज किए सिर्फ एक ही बात कही, पीछे मत देखना, किसी भी हाल में नहीं। ट्रक हाईवे के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां सड़क सीधी है, लेकिन डर टेढ़ा, घना, दबाव देने वाला। और तभी बिना किसी वजह ट्रक की केबिन में फिर वही बर्फ जैसी हवा चली। इस बार इतनी ठंडी कि मेरा गाल शून्य हो गया। हेडलाइट थोड़ी डम हुई और अचानक ट्रक के ठीक ऊपर छत पर कुछ बहुत भारी उतरा। धड़ाम, ट्रक हिल गया, सचमुच हिल गया, जैसे कोई बड़ा जानवर या कुछ और उस पर चढ़ गया हो। भैरू चीख पड़ा और मेरे बाह पकड़ ली। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ना रोका, ना धीमा किया। बस दांत दबाकर कहा, किसी भी हालत में ट्रक नहीं रोकना, जो भी हो जाए। लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे, क्योंकि एक ड्राइवर होने के बावजूद आज मैं सड़क में पूरी तरह फंस चुका था। और अब मुझे लगने लगा था कि यह रास्ता हमें सिर्फ गुजरने नहीं दे रहा, यह हमें महसूस कर रहा है, छू रहा है, जांच रहा है। और यह सब तो बस शुरुआत थी। छत पर जो चीज गिरी थी, उसका वजन इतना था कि पूरा ट्रक एक पल को दाएं बाएं डोल गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन उंगलियां थरथरा रही थी, जैसे ठंड ने मांस के अंदर घुसकर हड्डियों को पकड़ लिया हो। भैरू अपने सीट की बेल्ट पकड़े बैठा था और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि केबिन में आवाज भर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि अगर उसने 1 सेकंड भी और डर सहा तो शायद दिल बैठ जाएगा। लेकिन उसके डर से ज्यादा खतरनाक था छत पर होने वाली आवाजों का वो अजीब, अस्थिर और पूरी तरह इंसानी ना लगने वाला, कंपी पैदा करने वाला भार। पहले कदम जैसे भारी थे, लेकिन फिर वही चीज धीरे धीरे हमारे ऊपर रेंगना शुरू कर दी, जैसे किसी के हाथ पैर नहीं, सिर्फ शरीर खींच रहा हो। छत पर जैसी आवाज थी, हल्की पर इतनी गहरी कि दिल को चीर दे। उस आवाज में ना पंजों की खटखट थी, न पैरों की भारी चाल, जैसे कोई सूखा हुआ शरीर अपनी पसलियों से छत को खुरचते हुए आगे बढ़ रहा हो। भैरू फुसफुसाया, भैया, कोई ऊपर है, कोई बहुत भारी। मैं उसे दिलासा नहीं दे पाया, क्योंकि सच्चाई यह थी, मैं भी रो पड़ने की हालत में था। इंजन भारी सांसें छोड़ रहा था। ट्रक की स्पीड अपने आप 20 पर आ गई, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर रोक दिया हो। ना मैं एक्सीलरेटर छोड़ रहा था, ना ट्रक आगे बढ़ रहा था। स्पीडोमीटर की सुई कांप रही थी, मेरे कानों में अपनी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। और तभी छत पर मौजूद वह चीज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। पहले ड्राइवर सीट के ऊपर, फिर विंडशील्ड की तरफ, और हर इंच पर उसकी रगड़ से कर्क कर्क जैसी आवाज आती। अगर वह चीज विंडशील्ड पर झुकी
और हमने उसका चेहरा देख लिया तो शायद हम दोनों का दिमाग जा सकता था। मैंने भैरू से कहा, ऊपर मत देखना, किसी हाल में नहीं। उसने कांपते हुए सिर हिलाया और आंखें भी ली। लेकिन मुझे सड़क देखनी ही थी, और उसी सड़क की चमक में विंडशील्ड के ऊपरी कोने में मैं एक काली लटकी हुई परछाई देख सकता था, जो कांच के ऊपर झुकी हुई थी। वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी, किसी पशु जैसी भी नहीं। वह बिना आकार की थी, जैसे किसी ने अंधेरे को आकार देकर उसमें जान भर दी हो। वह कांच से कुछ इंच ऊपर लटक रही थी, और तभी वह कुछ बोलने जैसा हुआ। आवाज मनुष्य की नहीं थी, वह हवा के बहाव से नहीं थी, वह किसी ऐसे जीव की आवाज थी जिसे बोलना आता ही नहीं। एक खुरदरी गहरी गला फटा सा कराह जो भीतर की नसों में उतर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिल में फूंक मारी हो। भैरू ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया था। वह बुरी तरह कांप रहा था। मैंने ट्रक को 25 से 30 की स्पीड में स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक का दाया हिस्सा जोर से नीचे धंसा, जैसे किसी ने पूरा ट्रक एक तरफ खींच लिया हो। सड़क संकरी थी, एक गलत मोड़ और हम सीधा खाई में होते। भैया भैया भैया, भैरू चिल्लाया और मेरी बांह पकड़ ली। मैंने पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग सीधा किया। कलाई में दर्द की चुभन उठी, लेकिन स्टीयरिंग मेरी पकड़ में वापस आया। इसी खींचातानी में कांच पर ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई अपनी नाखूनों से कांच पर दस्तक दे रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर आगे देखा, लेकिन विंडशील्ड के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह काले साए से भर गया था। रोशनी बस उसके चारों ओर फैल रही थी, लेकिन वह रोशनी को निगल रही थी। और तभी वो आवाज वही करा मेरे कान के ठीक पास फुसफुसाई। मुझे लगा कोई मेरे कंधे पर झुककर बोल रहा है, रुक जा, जैसे किसी ने मेरे आत्मा को पकड़ लिया हो। मेरे हाथ सुन पैर जम गए, सांस जैसे किसी ने रोक दी। भैरू रोते हुए बोला, भैया ट्रक मत रोको, भैया प्लीज। लेकिन मैं खुद को महसूस कर पा रहा था कि अगर मैं एक सेकंड भी हिम्मत खोता तो मेरे अपने हाथ ट्रक रोक देते। मैंने आंखें कसकर बंद की और गियर को जोर से झटका देकर सेकंड से थर्ड में डाला। ट्रक जोर से उछला, इंजन गरजा और जैसे किसी भारी बोझ को झटक कर फेंक दिया हो। छत अचानक हल्की हो गई। वो चीज नीचे कूदी या गायब हो गई मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, केबिन के पीछे टेलगेट पर एक लंबी नाखून से खींची गई 3 लाइन वाली खरोच दिखाई दी। मैंने शीशे में देखा और वह खरोच टेढ़ी होकर कुछ लिखने जैसी बनती जा रही थी। भैया पीछे क्या है? भैरू ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, पीछे मत देख, जो भी है वो चाहता है हम देखें, हम नहीं देखेंगे। लेकिन सच ये था, मेरी आत्मा कांप रही थी, क्योंकि मैंने समझ लिया था हाईवे ने हमें देख लिया था और अब वह हमें छोड़ने वाला नहीं था। आज की रात हम सिर्फ सफर नहीं कर रहे थे, हम किसी अदृश्य शिकारी की नजर में थे और जंगल पूरी घाटी हवा तक हमारे खिलाफ खड़ी थी। यह तो अभी शुरुआत का एक हिस्सा था, जंगल अभी जगह ही था। ट्रक अब घाटी के उस हिस्से में था जहां सड़क इतनी शांत थी कि इंजन की घरघराहट भी किसी अजनबी आवाज जैसी लग रही थी, जैसे पूरे जंगल ने मिलकर हमारी आवाज निगल ली हो। रात की हवा में अब सिर्फ ठंड नहीं थी, एक तरह का दबाव था, जैसे किसी बहुत भारी चीज की मौजूदगी हवा में ठहर गई हो। हर किलोमीटर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अदृश्य रेखा को पार कर रहे हैं, और हर रेखा के बाद माहौल पहले से ज्यादा घना, भारी और डरावना हो जाता। भैरू फिर भी कांप कांप कर कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता। उसकी सांसों की आवाज से लग रहा था कि वह शायद खुद को रोने से रोक रहा है। लेकिन मेरे अंदर भी हिम्मत बहुत पतली हो चुकी थी। ड्राइवर होना अलग बात है, सड़क पर रात में ड्राइव करना दूसरी, लेकिन हाईवे की रात में उस चीज का सामना करना यह तीसरी दुनिया था। ऐसा डर जो दिल को नहीं, रूह को पकड़ लेता है। लेकिन असल में मैं खुद नहीं जानता था कि वह गिरा था, कूदा था या गायब हुआ था। बस यह जानता था कि वह गया नहीं है, वो कहीं ना कहीं आसपास ही है। हम धीमे धीमे नागपुर की तरफ बढ़ रहे थे। यह वह हिस्सा है जहां से हाईवे का असली डर शुरू होता है। यहाँ सड़क ऐसे मुड़ती है जैसे किसी ने सांप को डामर में दबाकर टेढ़ा कर दिया हो। जंगल और गहरा हो जाता है, हवा का रंग भी जैसे बदल जाता है। अचानक ट्रक के ठीक नीचे कुछ भारी चीज घिसटने लगी। मैं एक पल के लिए जम गया। भैरू भी खड़ा सा हो गया अपनी सीट पर। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन आवाज नहीं रुकी, जैसे कोई ट्रक के नीचे टायरों के बीच सरपट दौड़ रहा हो। मैंने कांपते हुए एक्सीलरेटर और दबाया, 40, 45, 50, लेकिन वो आवाज उतनी ही तेज होती गई, मानो कोई अंदर और तेजी से रेंग रहा हो। भैरू ने मेरी बांह पकड़कर कहा, भैया कोई नीचे है। ट्रक के नीचे उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसे घोंट दिया हो।
मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और कहा, अगर कोई होता तो टायरों से कुचल जाता। यह इंसान नहीं है, समझ रहा है ना? वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह बता रहा था कि वह हर शब्द समझ रहा है। अचानक ट्रक ने जोर का झटका खाया, जैसे कोई नीचे से ताकत लगाकर उसे ऊपर उछालने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि मैं जानता हूं, अगर इस रात इस जंगल इस सड़क पर हमने ट्रक रोका तो शायद हम दोबारा इसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। भैरू ने सीट पकड़ ली और बोला, भैया ये हमें नीचे खींच रहा है, ये हमें गिराना चाहता है। उसका डर बिल्कुल सही था, क्योंकि नीचे से खींचने जैसी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई भारी चीज ट्रक को खाई की तरफ मोड़ना चाहती हो। सड़क के किनारे खाई में सिर्फ अंधेरा था, कोई पेड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस अंतहीन खड्डा, और वह नीचे वाली चीज लगातार हमें खींच रही थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। मेरे हाथ दुखने लगे थे, जैसे नस टूट जाएगी। मैंने एक्सेलरेटर दबाकर पूरा वजन ट्रक पर डाला। इंजन चीख उठा, और तभी नीचे से एक जोर की खतरनाक असहनीय चीख आई। वो इंसानी नहीं थी, वो जानवर की भी नहीं थी। वह किसी ऐसी चीज की थी जिसे दुख भी होता है और गुस्सा भी, लेकिन जिनकी आवाजें कानों के लिए नहीं, रूह के लिए बनी होती हैं। भैरू दोनों हाथ कानों पर रखकर चीखने लगा। मैंने आंखें सड़क पर टिकाए रखी, और जैसे ही ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंचा, वो आवाज अचानक रुक गई। नीचे की घिसटने की आवाज भी खत्म, ट्रक का झटका भी रुक गया। सब कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन हाईवे का डर शांत होकर मरता नहीं, वह शांत होकर जागता है। जैसे ही हम घाटी के सबसे गहरे मोड़ की तरफ पहुंचे, ट्रक के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। भैरू अभी भी सीट के कोने से चिपका हुआ कांप रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल कि जैसे वह कई घंटों से सोया नहीं, बल्कि किसी डर में पूरी तरह सूख गया हो। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मेरी अपनी हालत उससे कम नहीं थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पर नसें नीली पड़ चुकी थी। मैं गियर पकड़े था, लेकिन उंगलियों में झुनझुनी थी, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को बहुत देर तक पकड़ लो तो होता है। हवा धीरे धीरे फिर भारी होने लगी। ऐसा लगता था जैसे केबिन के अंदर एक औरत की धीमी सांसें भरी जा रही हो। लेकिन यह किसी इंसान की नहीं थी, उसमें गर्माहट नहीं थी। वह सांस ठंडी, जमी हुई, धीमी और बहुत भारी थी, जैसे किसी बहुत पुराने, बहुत सूखे फेफड़े ने कोई गहरी कराह ली हो। मैंने सड़क पर आंखें चिपका कर रखी। मेरे चेहरे पर पसीना नहीं, बल्कि ठंडे पसीने की परत थी। उस तरह की ठंड जो डर से पैदा होती है, न कि मौसम से। ट्रक अब दलादली वैली के करीब था। यह बैतूल का वो हिस्सा है जहां ड्राइवरों ने पलटती गाड़ियां, गायब होती रोशनी और अचानक रास्ता रोक देने वाली परछाइयां देखी हैं। यह वह जगह है जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं करती, रात दबाव बनाती है। और आज वह दबाव हमारी छाती पर बैठ चुका था। जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, इंजन गुर्राया। आवाज भारी थी, जैसे कोई बड़ा पत्थर धक्का देकर ऊपर खींचा जा रहा हो। स्पीड 60 से गिरकर 40, फिर 35, फिर 30। ट्रक पर किसी अदृश्य वजन का असर साफ महसूस हो रहा था। भैरू ने धीरे से कहा, भैया पीछे वाला गया नहीं है? मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता था वह सही कह रहा है। ड्राइवर अपने ट्रक को शरीर की तरह महसूस करता है। जब केबिन में कोई तीसरा होता है, चाहे अदृश्य ही क्यों ना हो, उसका वजन, उसकी मौजूदगी हवा की बनावट ही बदल देती है। और अभी ट्रक के हर आईने में, हर शीशे में, हर छाया में कुछ टूटता, कुछ खींचता महसूस हो रहा था। अचानक बाईं हेडलाइट के सामने काली परछाई सड़क पर फिसली, एकदम तेज, जैसे कोई आदमी चारों हाथ पैरों पर रेंगता हुआ भाग रहा हो। लेकिन वह इंसान नहीं था, उसका शरीर था, पर सिर उसकी जगह नहीं था, जैसे गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं। भैरू चीखा, भैया भैया ब्रेक मत मारना। मैंने कहा, देख मत सामने, बस सड़क देख। लेकिन वो काली आकृति हेडलाइट से गुजरकर एक पल में गायब हो गई, जैसे सड़क ने उसे निगल लिया हो। मेरी गर्दन से पसीने की एक ठंडी बूंद नीचे उतरी। मैं कभी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन आज मेरा दिल पहली बार बहुत जोर से कांपा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को अपनी उंगलियों से दबा रहा हो। और तभी पीछे से एक आवाज आई, सीट हिलने की आवाज, मानो कोई फिर बैठ गया हो या खड़ा होकर दोबारा बैठा हो, अपनी जगह बदल रहा हो। मैंने बिना घूमे कहा, भैरू वह वापस आ गया है। भैरू ने सिर हिलाया, लेकिन बोल नहीं पाया। उसके होंठ थरथरा रहे थे। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे से एक आवाज आई। वह ना सांस थी, ना फुसफुसाहट। वह जैसे हवा में धुआं भर देती थी। मेरी रीढ़ में कंपी उठ गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे विरोध कर रहा था। वह बढ़ नहीं रहा था।
जैसे कोई नीचे पकड़े हो या कोई ऊपर टूट कर बैठा हो। और तभी मिरर में टॉप कॉर्नर में मैंने देखा पीछे की सीट पर एक काला आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। उसके चेहरे की जगह खाली अंधेरा था। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, बस दो गहरे गड्ढे जैसे छेद, जिनसे कुछ रोशनी अंदर जा रही थी पर बाहर नहीं लौट रही, जैसे वह रोशनी को पी रहा हूं। मैंने एक पल को भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा, ना गर्दन घुमाई, ना हिम्मत की कि उसे पूरा देखूं। लेकिन उसका सिर अब मेरे कंधे से कुछ इंच दूर था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी, बर्फ जैसी ठंडी और इतना भारी कि जैसे कोई गुफा टूटने की आवाज दे। मैंने दांत खींचकर ट्रक को और तेज धकेला, लेकिन जैसे ही स्पीड 45 पर पहुंची, पीछे की तरफ से अचानक एक जोर का झटका लगा। ट्रक उछला, भैरू चिल्लाया। मैंने गियर पकड़ा और ट्रक फिसलते फिसलते सड़क से 1 फीट बाहर चला गया। बस 1 फीट, लेकिन वह फीट पहाड़ों के किनारे मौत होती है। मैंने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक वापस सड़क पर आया, लेकिन उस झटके ने एक चीज साफ कर दी। वह चीज हम दोनों को सड़क से नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। अब एनएच का खेल सिर्फ डर का नहीं, जान लेने का था। मेरे दिल में खून ठंडा पड़ चुका था। भैरू पूरी तरह रो रहा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसके शब्द मेरे अंदर तक उतर गए। भैया, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। और मुझे पहली बार एहसास हुआ, बैतूल सड़क हमें किसी कारण से नहीं जाने देना चाहती। हम सिर्फ गुजर नहीं रहे हैं, हम घुस आए हैं उस इलाके में जहां रात की हुकूमत है। और उस हुकूमत का पहला नियम, जो दिखे वह इंसान नहीं होता, और जो ना दिखे वह असली खतरा होता है। हम उस असली खतरे में फंस चुके थे। यही बैतूल घाटी की रात थी, और यह तो अभी भी पहला हिस्सा था। ट्रक सड़क पर लौट आया था, लेकिन मेरी नसों में बाद से अभी भी वह झटका कांप रहा था जिसने हमें खाई की तरफ धकेला था। भैरू सीट पर बिल्कुल सिकुड़ा सा बैठा था, जैसे उसकी रीढ़ ही टूट गई हो। वह अब मेरे बहुत करीब बैठा था, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे कंधे पर लग रही थी। लेकिन ये इंसान की सांसें थी, गर्म, कांपती हुई, डर से टूटी हुई। इसके बिल्कुल उलट पीछे की हवा में फैली वह सांस इतनी ठंडी थी कि उसके आने से ही मेरा कंधा जम जाता था। वह अंतर इतना साफ था कि मैं बता सकता था, पीछे जो मौजूद है वह ना इंसान है, ना पशु, ना कोई प्राकृतिक चीज। वह कुछ और है, जिसका इस सड़क से, इस जंगल से, इस काली रात से पुराना नाता है, जिसके लिए गाड़ियां निकलती नहीं, शिकार बनती हैं। मैं स्टीयरिंग पकड़े पकड़े थक चुका था। हथेलियां घिसकर लाल हो गई थीं, उंगलियों की नसें दबाव से नीली। लेकिन छोड़ने का मतलब मौत था। बैतूल की इस घाटी में 1 सेकंड का डगमगाना और ट्रक सीधा खाई में जाता है, जहां नीचे सिर्फ पत्थर, अंधेरा और चुप्पी है। और उसी चुप्पी में अब हमें एक तीसरी आवाज भी सुनाई दे रही थी। घंटी बहुत धीमी, बहुत दूर, जैसे किसी मंदिर की पुरानी घंटी हवा में झूल रही हो। लेकिन यह मंदिरों वाली मधुर घंटी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी टूटी हुई गूंज थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने रस्सी नहीं, सीधे उंगलियों से घंटी को हिलाया हो। भैरू कांपते हुए बोला, भैया, यह घंटी की आवाज इस जंगल में कैसे? मैंने कहा, यह घंटी नहीं, यह चेतावनी है। और यह बात मैं बिना सोचे बोल गया। ना मेरे दिमाग ने कहा, ना मेरे तजुर्बे ने। यह बात मेरे अंदर किसी और ने डाली थी। यहाँ के ड्राइवर कहते हैं, यहाँ घंटी सुनाई दे तो समझो कि तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां रात अकेली नहीं रहती, जहां कुछ प्राणी, कुछ आत्माएं, कुछ अधूरे जीव इस सड़क को अपना घर मानते हैं। हम उस जगह पर पहुंच चुके थे। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीर नहीं पा रही थी। रोशनी बस ट्रक के सामने 2 मीटर तक ही जाती थी, और उसके आगे कुछ नहीं, बस मोटा सड़ा हुआ अंधेरा। और इस अंधेरे के बीच मुझे दिखा, रास्ते के बीच में एक सफेद कपड़ा हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा हो, जैसे उसके कपड़े हवा में डोल रहे हों। लेकिन हवा तो थी ही नहीं। ट्रक कभी इस इलाके में इतनी धीमी नहीं चला। 35 की स्पीड पर भी ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत लंबी सुरंग में घुस रहे हो, जिसके दोनों तरफ से कोई हमें देख रहा हो। और तभी ट्रक ने एक बहुत हल्की टक्कर महसूस की। थक, जैसे कोई छोटी चीज केबिन के नीचे टकराई हो। पत्थर, लकड़ी नहीं, यह किसी भी सामान्य चीज की आवाज नहीं थी। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। भैरू ने घबराकर पूछा, भैया क्या लगा नीचे? मैंने धीमे स्वर में कहा, कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सच यह था जैसे कोई छोटा बच्चा या जानवर या कोई और ट्रक के नीचे आकर भागा हो। ट्रक के नीचे से फिर एक आवाज आई, इस बार धीमी और डरावनी। फट, जैसे कोई जमीन पर पेट के बल घिसटते हुए चल रहा हो। भैरू रोता सा बोला, भैया यह क्या है? यह क्या है? मैंने कहा, ध्यान सड़क पर, सिर्फ सड़क पर। पीछे कुछ भी हो जाए मत देखना। लेकिन मेरे अपने शब्द अब खोखले लग रहे थे, क्योंकि सच यह था,
अब सिर्फ पीछे नहीं, हमारे बीच में भी कोई था। वह परछाई जो पहले पीछे बैठी फिर खड़ी हुई, और अब उसका असर आगे आ रहा था। मैं जानता था कि वह अभी भी कहीं आसपास है। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, पर एक अजीब दबाव महसूस कर रहा था, जैसे किसी की नजर मेरी गर्दन में धंस रही हो। और तभी ट्रक के अंदर पीछे की सीट के ठीक पास एक धीमे पांव घसीटने की आवाज आई। थक थक थक, न इंसान जैसी न जानवर जैसी। हर कदम के बाद केबिन की हवा भारी होती जा रही थी, बिल्कुल वैसी तरह जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत गल चुका, बहुत धीमा जीव केबिन के अंदर आगे बढ़ रहा हो। मैंने अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए रखी, लेकिन महसूस हो रहा था वो चीज अब हमारे ठीक पीछे खड़ी है। बहुत पास, इतनी पास कि उसकी मौजूदगी मेरी सांसों में उतर रही थी। भैरू ने अचानक मेरी बांह पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। भैया, उसने फुसफुसाया, किसी किसी के नाखून मेरी सीट को खुरच रहे हैं। और तभी पूरे केबिन में एक लंबी, बहुत गहरी, बहुत खुरदरी आवाज गूंजी। कर्क हुई, जैसे किसी ने लंबी नाखूनों से सीट की पन्नी को धीरे धीरे फाड़ दिया हो। मैंने भैरू की ओर देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने देखा और अगर वह चीज मुझे दिखाई दी तो मैं जिंदा तो रह जाऊंगा, पर दिमाग कभी ठीक नहीं होगा। और फिर केबिन के बिल्कुल बीच में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। न खून की, न मिट्टी की, न लकड़ी की। उस गंध में एक सड़ान थी, जैसे किसी बहुत पुराने, कई महीने से मरे हुए जीव का खून धूप में पड़ा रह गया हो। भैरू ने अपनी नाक पकड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि वह चीज अब सिर्फ देख नहीं रही, वह हमारे और करीब आ रही है। ट्रक की हर खिड़की, हर शीशा, हर परछाई अब उसके साए में थी। और फिर वह चीज पहली बार बोली, बहुत पास, इतनी पास कि लगता था उसका मुंह मेरे कान पर टिक गया हो। एक धीमी, गहरी, टूटी हुई आवाज, उतर जा। मैंने एक पल के लिए सांस रोक दी, क्योंकि अब वह सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, वह आदेश दे रही थी। और हाईवे पर अगर वो बोलना शुरू कर दे तो रात खत्म होने से पहले कुछ होना ही होता है। और हम उसके बीच में फंस चुके थे। उसकी आवाज, उतर जा, सिर्फ शब्द नहीं थे। यह आदेश नहीं था, यह चेतावनी भी नहीं थी। यह किसी ऐसी सत्ता का पहला इशारा था जो इंसानों को सिर्फ मांस और हड्डियों के चलने वाले खोल समझती है। यह आवाज कानों में नहीं, सीधे सिर के अंदर गूंजी, जैसे किसी ने दिमाग की नसों में अपना ठंडा हाथ डालकर खींचा हो। केबिन का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेना भारी हो गया। लगता था जैसे फेफड़े खुद पत्थर हो गए हों। ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए, जैसे कोई उन्हें वहीं जमा देना चाहता हो। भैरू ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और शरीर मोड़कर घुटनों में सिर छिपा लिया। वह रोते हुए फुसफुसा रहा था, भैया भैया, यह हमें नीचे उतरवा देगा, यह जंगल में ले जाएगा। भैया, मत उतरना, मत उतरना। उसकी आवाज टूट चुकी थी, बच्चे की तरह कांप रही थी। मैंने उसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी आवाज कहीं हवा में अटक गई, जैसे किसी ने मेरे स्वरों पर हाथ रख दिया हो। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सड़क अब खत्म नहीं हो रही। गियर चौथे में था। स्पीडोमीटर 40 दिखा रहा था, लेकिन ट्रक की गति 10 से भी कम महसूस हो रही थी, जैसे कोई पीछे से उसे पकड़े हो। धीरे, बहुत धीरे रोकता हुआ, और तभी पीछे की सीट पर कुछ हिला। एकदम धीमे, मरी हुई चाल में, जैसे कोई भारी और लंबा शरीर दाईं तरफ खिसक गया हो। मैंने देखा नहीं, लेकिन आवाज, वह आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। सड़े हुए कपड़े की भारी खुरचन जैसी आवाज, जैसे कोई पुराना गीला कपड़ा लकड़ी पर घसीटा जा रहा हो। फिर एक और आवाज, इस बार नाखूनों की, कर्क कर्क कर्क। धीरे धीरे सीट के ठीक पीछे से मेरी पीठ की तरफ भैरू चीखा, भैया, सीट के पीछे कोई खुरच रहा है। भैया, रोक लो, रोक लो, नहीं तो यह सामने आ जाएगा। लेकिन मैं जानता था रोकना मौत है। रोकना इस चीज को न्योता देना है। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा, लेकिन अब महसूस हो रहा था मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। कोई इतना ऊंचा कि उसका सिर छत से रगड़ खा रहा है। कोई इतना भारी कि उसकी मौजूदगी से हवा सख्त हो गई है। कोई ऐसा जो सांस नहीं लेता, पर आवाज देता है। अचानक मेरे बाएं कान के पास हवा बिल्कुल स्थिर हो गई, इतनी स्थिर कि इंसान की गर्दन खुजली करने लगे। फिर एक बेहद धीमी, बहुत गहरी, लगभग मृत आवाज फुसफुसाई, देख, पीछे मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ दी। मेरे पैरों ने ब्रेक को अपने आप छू लिया, लेकिन मैंने पूरा जोर लगाकर पैर एक्सीलरेटर पर जमा कर रखा। भैरू ने दोनों हथेलियां मेरे हाथों पर रख दी, जैसे वह मुझे थाम रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी, इतनी तेजी से कि उसकी पकड़ में भी डर की कंपन महसूस हो रही थी। लेकिन पीछे वह चीज अब बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर झुक गई थी। मैं महसूस कर सकता था। ट्रक अचानक बाईं तरफ खींचने लगा।
एकदम तेज, जैसे कोई बहुत ताकतवर हाथ स्टीयरिंग मोड़ रहा हो। मैं चिल्लाया, भैरू हाथ रख स्टीयरिंग पर। जल्दी। हम दोनों ने स्टीयरिंग पकड़ा, पूरी ताकत से। हमारी उंगलियां स्टीयरिंग में धंस गईं। ट्रक सड़क के बिल्कुल किनारे पहुंच गया था। बस 2 फुट दूर खाई थी। नीचे अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। एक झटके में हम खत्म हो जाते। लेकिन जैसे ही हम दोनों ने स्टीयरिंग सीधा किया, पीछे वाली चीज इतनी जोर से चिल्लाई कि ट्रक की पूरी केबिन हिल गई। आ, यह चीख इंसानी नहीं थी, ना दुनिया की थी। यह ऐसी आवाज थी जो केवल बुरी आत्माओं, तांत्रिक शक्तियों या उन दानवीय सत्ताओं में होती है जो जिंदा और मरे हुए दोनों से परे होती हैं। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक काम किया, ट्रक को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। 60, 70, 90 इंजन चीख रहा था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। केबिन में अब कदमों की आवाज नहीं, फुसफुसाहट नहीं, सांसें नहीं। अब सिर्फ एक ठंडी भारी छुप्पी थी। पर यह छुप्पी खाली नहीं थी। यह छुप्पी किसी की मौजूदगी से भरी हुई थी। वह गया नहीं था, वह बस छिप गया था। छाया में, सीटों के पीछे, केबिन की हवा में, हमारी सांसों में, हमारे डर में। और मुझे अचानक समझ आया, यह चीज हमें डरा कर नहीं मारना चाहती। यह हमें धीरे धीरे तोड़ रही है ताकि जब समय आए हम खुद उतर जाएं। और बैतूल के इस हिस्से में जैसे ही कोई उतरता है, वह कभी वापस नहीं आता। यह सड़क अपनों को कभी लौटने नहीं देती। ट्रक की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ केबिन के अंदर का दबाव भी बढ़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी अदृश्य सुरंग में घुसते जा रहे हों। एक ऐसी सुरंग जिसमें ना आसमान था, न जंगल, न सड़क। बस एक ऐसा अंधेरा था जो आंखों से नहीं बल्कि अंदर की रूह से दिखाई देता है। मेरे कंधे अब भी भारी थे, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर अपनी ठंडी उंगलियां धीरे धीरे मेरे कंधे की हड्डियों में धंसा रहा हो। भैरू बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में वह सब कुछ था जो किसी इंसान के टूटने के ठीक पहले होता है। सांसें टूटी हुई, आंखें लाल, उंगलियां कांपती हुई, और चेहरा उतना सफेद जितना सड़क पर पड़े राख की तरह होता है। मैंने सामने की सड़क में आंखें गड़ा दी। यही एक काम था जो मेरी जिंदगी को उस वक्त बचा रहा था। सड़क सीधी नहीं थी, हल्के हल्के मोड़ थे, और उनमें से हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी जाने अनजाने दरवाजे में प्रवेश कर रहे हों। हवा में अब भी वह सड़ी हुई गंध थी, जैसे कहीं कोई पुराना कुचला हुआ जीव हमारे आसपास पड़ा हो और उसकी आत्मा हवा में घुल रही हो। मैंने महसूस किया कि पीछे की सीट का दबाव अचानक हल्का हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वहां बैठा है, लेकिन यह भी नहीं लगता था कि वह चीज गायब हो चुकी है। यह वही पल था जब लगता है कि किसी के जाने से ज्यादा खतरनाक होता है किसी के अदृश्य होकर हमारे बिल्कुल पास मौजूद रहना। वह अब बोल नहीं रहा था, ना सांसें ले रहा था, ना गुर्रा रहा था, बस चुप था। और इस चुप्पी ने मेरे दिल की धड़कन को दोगुना कर दिया। टायर सड़क पर लगातार एक लंबा थका हुआ संगीत बना रहे थे, ठर ठर ठर, लेकिन उस आवाज में आज एक टूटन थी। इंजन जो हमेशा मेरा साथी था, आज लगता था वह भी थक गया है, जैसे ट्रक खुद डर रहा हो। और हर बार आरपीएम गिरता ऐसा लगता था जैसे ट्रक खुद सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा हो। हाईवे का यह हिस्सा ड्राइवरों की कहानियों में सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां रातों में जीवित लोग भी मरे हुए जैसे महसूस करने लगते हैं। भैरू ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थीं। वह बोला नहीं, उसने कोई इशारा भी नहीं किया, बस मेरी कलाई को हल्के से दबाया। मैं जानता था वह क्या कहना चाहता है। भैया, अब कुछ होने वाला है, और वह गलत नहीं था। सड़क के अगले मोड़ पर पहुंचते ही ट्रक की हेडलाइट्स एकदम स्थिर हो गई। ऐसा लगा जैसे सामने का अंधेरा ही रोशनी को निगल रहा हो। मुझे हल्की सी धुंध दिखी, लेकिन वह धुंध वैसी नहीं थी जैसी सुबह सुबह होती है। यह धुंध भारी थी, मोटी थी, और उसमें एक काला सा धड़कता हुआ साया था जो हेडलाइट के बीचों बीच खड़ा था। मैंने ब्रेक नहीं दबाया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थी, मेरी आंखें साये के ऊपर खड़ी थी। यह वही आकृति थी जो एनएच बैतूल की, जो ड्राइवरों की नजरों के सामने खड़ी होती है और फिर हवा में घुल जाती है। वह सफेद कपड़ा जो धीरे धीरे पत्थर की तरफ भारी लगता है। कपड़े के किनारे हवा में नहीं बल्कि नीचे जमीन की तरफ खींचे जा रहे थे, जैसे गोल गोल घूमते हुए। चेहरे की जगह कुछ भी नहीं था, कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक खाली काला गड्ढा जो शरीर के ऊपर की जगह लेता था। ट्रक की हेडलाइट उस आकृति के आर पार जा रही थी, लेकिन जैसे रोशनी उसमें चिपक रही थी। मैंने गैर नहीं छोड़ी। भैरू मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें पुतलियां स्थिर थीं, जैसे शरीर खड़ा है लेकिन आत्मा कहीं और चली गई हो।
वह आकृति सड़क के बीच खड़ी थी और मेरे मन में एक ही विचार था, अगर मैंने ट्रक रोका तो यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और फिर वह आकृति हल्की सी दाई तरफ हटी, ना कदम उठाए ना शरीर मोड़ा, बस हवा में जैसे सरक गई। उसकी हरकत इतनी धीमी थी कि आसपास का माहौल हवा नहीं बल्कि पानी की तरह घना लगने लगा। भैरू के होंठ कांपे और उसकी तरफ से एक टूटी हुई आवाज निकली, भैया बस इतना। उसकी आवाज में वह आखिरी बची हिम्मत भी मौजूद नहीं थी। मैंने ट्रक को बिना रोके आगे धकेला। जैसे ही हेडलाइट उस आकृति से गुजरकर आगे बढ़ी, वह आकृति गायब नहीं हुई। वह सड़क के बहुत किनारे हमारे ठीक पास खड़ी हो गई, इतनी पास कि अगर मैं खिड़की खोलता तो वह मेरे कंधे को छू सकती थी। मेरी गर्दन में बर्फ जैसी झुनझुनी फैल गई। भैरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल एक बार जोर से, बहुत जोर से धड़का, लेकिन मैं सड़क नहीं छोड़ा। मैंने पलटकर नहीं देखा और जैसे ही ट्रक आगे हुआ, वह आकृति अचानक, बिल्कुल अचानक ट्रक की बाई साइड में खिड़की के बाहर साथ साथ चलने लगी। उसके पांव जमीन को छूते नहीं थे। वह हवा के साथ नहीं चल रही थी, वह हमारी रफ्तार के साथ चल रही थी। 45 की रफ्तार, 50 की रफ्तार, 55 की रफ्तार। वह नजर हटाए बिना खिड़की के बाहर तैर रही थी, जैसे हमारा पीछा नहीं बल्कि हमारी रूह को पकड़ रही हो। मैंने भैरू की तरफ नहीं देखा, पर मैं महसूस कर सकता था। मेरा खून अब आग नहीं बल्कि ठंडा पानी बन चुका था। मेरी सांसें अब सांसें नहीं, केवल बाहर निकलती भाप थी। और फिर वह आकृति एक पल में गायब हो गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन बैतूल घाट की रात में खतरा कभी गायब नहीं होता, वह सिर्फ जगह बदलता है। उस दिन हम बस उससे बचकर निकल गए। सूरज उग चुका था, सड़क चमक रही थी। ट्रक की खिड़की में मेरे और भैरू के थके चेहरे स्पष्ट दिख रहे थे, पर उन चेहरों पर डर नहीं था, बस एक भरी हुई राहत थी। हम बचे थे। हाँ, उस रात, उस सड़क, उस अंधेरे से हम बचकर निकल आए थे। लेकिन कुछ चीजें पीछे छूटती नहीं, कुछ रास्ते दिल के अंदर रह जाते हैं। बैतूल घाट भी वैसा ही रास्ता था। मैंने रियर व्यू मिरर में एक आखिरी नजर डाली। जंगल बहुत पीछे रह गया था, धुंध टूट चुकी थी, पर मुझे यकीन है कि अंधेरे में कहीं वह दानव, वह चेहरा, वह साया अब भी खामोश खड़ा हमारी दिशा में देख रहा होगा। उसकी 3 बातें आज भी मेरे कान में गूंजती हैं। तू मेरे रास्ते में है, अब तेरे साथ चलूंगा। राह क्यों? ये आवाजें खत्म नहीं होती, ये बस सो जाती हैं, किसी दूसरे ट्रक, किसी दूसरी रात, किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजार करती हुई। और मैं नागपुर पहुंच गया और फिर वापस लोडिंग करके जैसे तैसे राजस्थान की तरफ निकल गया और अपने घर पहुंच गया, अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास, अपने परिचित जीवन में। पर हर रात सोने से पहले मैं ट्रक की चाबी देखते हुए खुद से एक ही बात कहता हूं, सड़क सब देखती है, हर सफर अपनी कीमत लेता है और बैतूल घाट की उसकी कीमत हमेशा अंधेरे में छुपी रहती है। कई रास्ते सुबह की रोशनी में सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात सड़क का असली चेहरा दिखाती है और उस बैतूल घाट ने अपना चेहरा हम दोनों को दिखा दिया था। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन वह सड़क अब भी जिंदा है, अब भी इंतजार में किसी और राजू, किसी और भैरू, किसी और ट्रक और किसी और रात का। द एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर इस कहानी में किसी को बुरा लगे या दिल दुखे तो माफ करना।